हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। दशहरा की आप लोगों की बहुत बहुत बधाई। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये पर्व को मनाया होगा। तो अब पढ़ाई पर वापस लौटते हैं और आज का जो वीडियो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। जैसा कि आपको देखने से लग ही रहा है कि ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, एग्रीगेट डिमांड। तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे चले जाते हैं इसको डिटेल समझने के लिए। तो इसमें सबसे प्रथम इस थ्योरी को जे.बी. से ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सर्वप्रथम जे.बी. से ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या कहा कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है। और दूसरा क्या बोले कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है। सर्वप्रथम जे.बी. से ने क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बताया कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति होती है और ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन 1930 की वैश्विक महामंदी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। और इसके बाद 1936 में केन्स ने ये एक नया थ्योरी दिया जिसमें इन्होंने बोला कि एग्रीगेट डिमांड जो है का थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए और बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है उसको एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से बता सकते हैं। तो क्या बता रहे थे कि ये जे.बी. से ने क्या बताया हम लोगों को, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है और ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट की स्थिति रहती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। पूर्ण रोजगार मतलब रिसोर्सेज का एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज में बेसिकली लेबर का फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन 1930 की वैश्विक महामंदी ने इसे थ्योरी को गलत साबित कर दिया और उसके बाद 1936 में केन्स ने क्या बोला कि एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए किसका कॉन्सेप्ट लेकर के आए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। तो देखिए यहाँ आपको समझने में आसानी होगी। इसके लिए एक चार्ट बना दिए हैं कि इनकम लेवल, आउटपुट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पे निर्भर करता है, इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड क्या है ये बता रहे हैं अभी। इफेक्टिव डिमांड क्या है, ये वो डिमांड की वो मात्रा है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। यानी कि इफेक्टिव डिमांड वो पॉइंट है जहाँ AD इक्वल्स टू AS होता है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। ठीक है। इसका एक छोटा क्वेश्चन बना देंगे, इसके बाद बता देंगे इसको। फिर एग्रीगेट डिमांड को हम लोग कैसे बांटते हैं, कंजप्शन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजप्शन डिमांड, इनकम लेवल, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मल्टीप्लाई, ये जितना भी आप टॉपिक देख रहे हैं इसको बारी बारी से जैसे जैसे बताते जाएंगे। हर एक वीडियो आएगा इसका धीरे धीरे से और इस हर एक टॉपिक का डिटेल हम लोग बताते जाएंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। इसको पहले हम लोग निकालेंगे। पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड पे ही आते हैं। ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स to sum total of demand for all goods, demand for all goods and services in the economy during the period of an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जो टोटल सभी वस्तुओं का या सेवाओं का जो डिमांड किया जाता है, सभी हर नागरिक के द्वारा, सभी इकोनॉमी में टोटल। ठीक है। ये मैक्रो कॉन्सेप्ट है, यहाँ इकोनॉमी एज अ होल लेकर के चलते हैं हम लोग। तो जो टोटल एक अकाउंटिंग ईयर में सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो डिमांड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं,
एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड। ये क्या, कौन सा डिमांड है, ये इंडिविजुअल डिमांड है, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड के सम टोटल को हम लोग एग्रीगेट डिमांड भी बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि माइक्रो में तो हम लोग पढ़े थे कि इंडिविजुअल के सम टोटल को हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं, तो फिर ये एग्रीगेट डिमांड क्या है। तो देखिए मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में अंतर होता है, बता रहे हैं इस अंतर को। तो बता रहे थे आप लोगों को कि एग्रीगेट डिमांड में और मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या है कि मार्केट डिमांड जो होता है, मार्केट डिमांड से कर दे रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। मार्केट डिमांड सभी इंडिविजुअल का वन कमोडिटी का, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वन कमोडिटी का डिमांड होता है, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही वस्तु का ये डिमांड का हम लोग जोड़ते हैं इस सारे इंडिविजुअल का और निकालते हैं सिर्फ एक ही वस्तु का। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड में टोटल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है मार्केट डिमांड में, मार्केट डिमांड सिर्फ वन कमोडिटी के बारे में बताता है, इसमें सभी इंडिविजुअल के सिर्फ एक कमोडिटी के डिमांड को हम लोग जोड़ते हैं। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में क्या करते हैं, सभी वस्तुएं, टोटल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। और दूसरा ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है और ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा दो डिफरेंस इसका है मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में, ये सिंगल कमोडिटी के बारे में बताता है, जबकि ये सभी टोटल ऑल गुड्स एंड कमोडिटी, ऑल कमोडिटी एंड सर्विसेज के बारे में बताता है। ये एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है, ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को हम लोग दो तरह से समझते हैं, एक विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल और दूसरा विथ रेफरेंस टू इनकम लेवल। केन्स हम लोगों को बताए थे कि एडी को समझने के लिए, एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग दो टॉपिक पे इसको करते हैं, एक विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल और दूसरा विथ रेफरेंस टू इनकम लेवल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी एज अ होल लेते हैं, क्योंकि ये एक मैक्रो कॉन्सेप्ट है और हम लोग माइक्रो में क्या पढ़े थे कि डिमांड और प्राइस में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। किसी वस्तु का दाम बढ़ने पर उसका मांग घटता है और दाम घटने पर उसका मांग बढ़ता है। सेम रिलेशन यहाँ भी होता है, बस इसमें हम लोग क्या लेंगे, प्राइस लेवल लेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस लेवल, ठीक है। तो जब हम लोग प्राइस लेवल के इसमें एडी को लेते हैं तो क्या होता है कि प्राइस लेवल ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस लेवल कम रहेगा तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगा। यानी कि एडी में और प्राइस लेवल में इन्वर्स रिलेशन होता है। और इस समय इसका कैसा ये शेप आता है, इसका ये एडी, ठीक है। यहाँ इसका शेप कैसा होता है, देखिए ये हो गया आपका एग्रीगेट डिमांड, एडी लिख दे रहे हैं, और यहाँ होगा प्राइस लेवल। सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह है, बस इसमें प्राइस लेवल है और उसमें प्राइस रहता है, उसमें इंडिविजुअल का वन कमोडिटी का रहता है, इसमें सारे कमोडिटी एंड सर्विसेज। दूसरा विथ रेफरेंस टू इनकम लेवल, और
एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे माइक्रो में भी पढ़ चुके हम लोग, क्या पढ़े हैं कि किसी वस्तु का अगर किसी व्यक्ति का अगर आय बढ़ता है तो उसके लिए डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ता है। सेम यहाँ भी है, क्या होगा कि यहाँ एडी में और इनकम लेवल में कैसा रिलेशन हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम लेवल से यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है नेशनल इनकम, ठीक है। तो जैसे ही इनकम में और एडी में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। प्राइस लेवल में और एडी में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, इस समय अब यहाँ एडी आ गया और यहाँ क्या आ गया, इनकम आ गया, और ये हो गया एडी, ये हो गया एडी, ठीक है। देखिए क्या है, एडी को हम लोग, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू प्राइस लेवल और विथ रेफरेंस टू इनकम लेवल, ठीक है। जब प्राइस लेवल में क्या होता है, एडी में और प्राइस लेवल में इन्वर्स रिलेशन होता है। एडी प्राइस बढ़ने पर एडी घटता है, प्राइस घटने पर, प्राइस लेवल घटने पर एडी बढ़ता है। और जब हम लोग इनकम लेवल या नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल में आते हैं तो क्या होता है, एडी में और इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखिए इन दोनों का ग्राफ यहाँ बना दिए हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट से जो हम लोगों का मेन जो निकल करके आया है, दो आया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हम लोग कंक्लूजन निकाले हैं, क्या निकाले हैं। देखिए एडी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड because there is an inverse relation between demand and प्राइस, जो माइक्रो में भी पढ़े थे। और दूसरा क्या है, एडी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, ये वाला, ठीक है। एडी कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन रिलेटेड टू इनकम लेवल बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। ये दोनों कॉन्सेप्ट से ये हम लोगों को इसका कंक्लूजन निकल के आया है, जो कि आपसे पूछ सकता है कि एडी कर्व कैसा बिहेव करता है। तो जब स्लोप्स डाउनवर्ड रहता है जब रिलेटेड टू प्राइस लेवल रहता है, और अपवर्ड रहता है जब रिलेटेड टू इनकम लेवल रहता है, ठीक है। एक और चीज़ इसमें पढ़ाए थे इसके पहले, आपको लिखा है चार्ट में, इफेक्टिव डिमांड क्या है। इफेक्टिव डिमांड हम बताए थे कि वह बिंदु है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। इफेक्टिव डिमांड वह बिंदु है जो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, या इसको लिख सकते हैं कि मांग की वह मात्रा है जो कुल पूर्ति के बराबर होती है। मांग की वह मात्रा जो कुल पूर्ति के बराबर होती है, ठीक है। आज के वीडियो में बस यहीं तक बताएंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, क्योंकि ये देखिए ये मैक्रो का थोड़ा मुश्किल है थोड़ा समझने में, और इससे रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। मुश्किल तो नहीं है, समझने पे सब आसानी हो जाएगा, लेकिन ये रिलेटेड बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा टॉपिक है जिसको धीरे धीरे करके ही बताएंगे ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। इसके बाद इसका मेज़रमेंट है, एडी कर्व को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, तो उसको कुल व्यय के हिसाब से मेज़र करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल बताएंगे कि कैसे मेज़र किया जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और इसको आप लोग रिविज़न करते रहिए, समझते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।